हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारी जो ए सीरीज़ चल रही है उसका हम 7वां भाग करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामुदायिक संगठन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन आता है मोबिलाइजेशन, मतलब होता है इसका गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता। तो उसके भी हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये हम सामुदायिक संगठन के कर रहे हैं। प्रबंधन का जो टॉपिक है सुपरवाइज़र में, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि कम्युनिकेशन हुआ, जिसको हम संप्रेषण बोलते हैं, उसके भी मैंने संप्रेषण का एक वीडियो करवाया है, शायद A5 या A4 करके है वो जो वीडियो, उसमें मैंने संप्रेषण के कुल 50 क्वेश्चन करवाए थे। देखो, हर कुछ नहीं पढ़ना है। प्रबंधन ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे आपने पटवारी में पढ़ लिया था। पटवारी में प्रबंधन को बहुत बास तरीके से, बहुत ही कठिन तरीके से सॉल्व किया था, जबकि यहाँ पे जो है सामुदायिक संगठन दिया है, संचार के मॉडल दिए हैं, नेतृत्व दिया है, संप्रेषण दिया है। ये वाले प्रबंधन के टॉपिक आपको कंप्लीट करना है और प्रबंधन का जो बेसिक लेवल है वो क्वेश्चन करना है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये प्रबंधन को देख के बहुत ज़्यादा हौवा मत बनाइए। बहुत ही सरल तरीके से आपको करवा देंगे। लास्ट टाइम के पेपर का मेन विश्लेषण करना है, मैंने आपसे पहले भी बोला है। इसलिए मैं एक कोर्स मेरे चैनल पे, जैसे कि ये एक ए सीरीज़ चल रही है, वैसे ही मैं एक 2017 का हमारा एक प्रैक्टिस कोर्स भी चल रहा है। उसमें मैं आपको जितने भी 2017 के सेट आएंगे उसमें कवर करवा रही हूँ। उसके 3 वीडियो हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी 3 जो हमारे सुपरवाइज़र के कोर्स चल रहा है, एक तो हमारी ये ए सीरीज़, एक मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ जिसमें सारे तरीके की सारी यूनिट कवर रहेंगी, मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, और एक जो पार्ट करा रही हूँ उसमें मैं आपको ए सीरीज़ और एक में 2017 वाला। तो ऐसे 3 करा रही हूँ, ए सीरीज़, 2017 और मॉडल प्रैक्टिस सेट। तीनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के जस्ट नीचे जो एक हेडिंग डली रहती है उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरे नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वो मिल जाएंगी, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं केवल वही पढ़ाती हूँ जो एग्ज़ाम में आना है। हर कुछ फालतू नहीं पढ़ना है, केवल वही पढ़ो जो आना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामुदायिक संगठन को समझाने वाली ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, आप एमसीक्यू रूप में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से। सामुदायिक संगठन का मतलब ही होता है एक समुदाय जो एक संगठन बनाता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई संगठन बनता है, उसको हम सामुदायिक संगठन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न। सीरीज़ का ये A7 भाग है, ये ध्यान रखिएगा। 6 वीडियो हम इसके कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सत्ता को केंद्रीकृत करना, नौकरशाही को मजबूत करना, सामुदायिक कल्याण और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाना, और जो स्थिति है उसको बनाए रखना। तो सामुदायिक संगठन का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि समाज का कल्याण और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाना। ये इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है, याद रखना। सामुदायिक संगठन मतलब आपस में मिलकर जो एक संगठन बनाया जाता है उसको हम सामुदायिक संगठन कहते हैं। तो याद रखिएगा, सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समाज का कल्याण करना और सामाजिक परिवर्तन का बढ़ावा देना। दूसरा है, सामुदायिक संगठन में समुदाय के सदस्यों को संगठित करने और सशक्त बनाने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें इसको क्या कह सकते हैं, क्यों शामिल है ये सामुदायिक संगठन में? तो क्यों ये बाहरी सहायता पर निर्भर करती है, पूरी तरह से सरकारी सहायता पर निर्भर करती है, सामान्य लक्ष्यों के लिए सामूहिक कार्रवाई करना या व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना। तो देखो, सामुदायिक जो संगठन होता है वहाँ पे समुदाय के सदस्यों को संगठित करने और सशक्त बनाने की प्रक्रिया के लिए क्या होता है कि पूरी के पूरे समूह मिलकर आपस में कार्यवाही करते हैं। इनके एक सामान्य लक्ष्य होते हैं और उस पर मिलकर ये लोग सामूहिक कार्यवाही करते हैं। तो याद रखिएगा, सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, सामान्य एक लक्ष्य बनाकर सामूहिक कार्यवाही करते हैं। तो सामुदायिक संगठन में समुदाय के सदस्यों को संगठित करने और सशक्त बनाने की क्रिया में क्या शामिल है? सामूहिक कार्यवाही, जो सभी लोग मिलकर कार्यवाही करते हैं वो इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन के लिए कौन सा दृष्टिकोण सकारात्मक परिवर्तन शुरू करने और सामुदायिक शक्तियों और परिसंपत्तियों की पहचान करने पर जोर देता है? कि कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो सकारात्मक परिवर्तन शुरू करने के लिए सामुदायिक शक्तियों और परिसंपत्तियों की पहचान करने पर जोर देता है? तो ये है परिसंपत्ति आधारित सामुदायिक विकास।
परिसंपत्ति आधारित जो सामुदायिक विकास है वो समुदाय की शक्तियों मतलब एक कोई समाज है वो क्या कर सकता है, उसकी पहचान कर सकता है, वो अपनी संपत्ति की अपनी संपत्ति अपनी जो शक्ति है उसका कैसे यूज़ कर सकता है, उस जो उसके पास जो पावर है उसको पॉजिटिव वे में कैसे ले जा सकता है, इसकी पहचान करता है। कौन सा सिद्धांत करता है? परिसंपत्ति आधारित सामुदायिक विकास सिद्धांत, जिसको ABCD सिद्धांत भी बोलते हैं। ये सिद्धांत जो क्या बताता है, एक सकारात्मक परिवर्तन शुरू करने के लिए जोर देता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन, इसी प्रकार के ही क्वेश्चन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन है, जो सामुदायिक संगठन होते हैं उसमें ग्रास रूट का मतलब क्या होता है? जो जितने भी सामुदायिक संगठन होते हैं उसमें ग्रास रूट क्या होता है? सरकारी एजेंसी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। स्थानीय समुदाय के सदस्य और संगठन? हाँ बिल्कुल। ग्रास रूट क्या होता है? जो स्थानीय जो स्थानीय समुदाय रहते हैं, वो जो एक विशेष स्थान पर रहते हैं, वहाँ के जो सदस्य होते हैं और वहाँ का जो संगठन होता है वो क्या कहलाता है? वो ग्रास रूट कहलाता है। तो ग्रास रूट में क्या क्या शामिल हो जाते हैं? स्थानीय समुदाय के संगठन और स्थानीय समुदाय के सदस्य और संगठन ग्रास रूट में शामिल हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखिएगा। सामुदायिक संगठन के संदर्भ में ग्रास रूट शब्द का क्या अर्थ है? ग्रास रूट शब्द का अर्थ है स्थानीय समुदाय के सदस्य और संगठन। क्या अर्थ है? स्थानीय समुदाय के सदस्य और संगठन अर्थ है ग्रास रूट का। ग्रास रूट मतलब क्या होता है? स्थानीय समुदाय के सदस्य और संगठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हर ऑप्शन इसका सही है। तो स्पेशली ऐसे तथ्यों पर आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक आयोजन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है? जो सामुदायिक जो प्रक्रिया होती है उसके लिए सबसे पहले उठाया जाता है वो कौन सा कदम होता है? समुदाय के सदस्यों को अलग करना, समुदाय की आवाज़ को दबाना, मुद्दों और चिंताओं की पहचान करना, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करना। तो जो सामुदायिक आयोजन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम ये है कि मुद्दों और चिंताओं की पहचान करना। जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो महत्वपूर्ण चिंताएं रहती हैं, उनकी पहचान करना सामुदायिक आयोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कथन है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सामुदायिक आयोजन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? जब समाज कोई भी आयोजन करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो स्थानीय समाज है वहाँ पे क्या समस्या चल रही है, क्या परेशानी चल रही है, उसकी मेन उस पर फोकस करना, उस चिंता पर जोर करना और उनकी पहचान करना और उससे उस समस्या से कैसे उबर सकते हैं वो निकालना। तो याद रखिएगा, सामुदायिक आयोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम क्या है? मुद्दों और चिंताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन का कौन सा स्तर पड़ोस के विकास और स्थानीय पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है? देखो, मैक्रो मतलब होता है बड़ा स्तर, माइक्रो मतलब होता है छोटा स्तर, मेसो मतलब बीच का होता है और एक्सो मतलब होता है बाहर का स्तर। जब भी पड़ोस का विकास करना हो मतलब बहुत छोटे स्तर का विकास, स्थानीय विकास करना हो मतलब बहुत छोटे स्तर का विकास, तो वो जो विकास होता है वो माइक्रो स्तर का विकास होता है। कौन सा होता है? वो माइक्रो स्टेज या माइक्रो स्तर का विकास होता है। सामुदायिक संगठन का कौन सा स्तर पड़ोस के विकास और स्थानीय पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो स्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक जो आयोजक होते हैं, जो समुदाय को अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, कोई जातिगत समुदाय है तो वो लोग कुछ ना कुछ आयोजन करते रहते हैं, तो ये समुदाय के भीतर सामाजिक पूंजी बनाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे सामुदायिक जो पूंजी होती है उसका मतलब क्या होता है? समुदाय वित्तीय साधन बिल्कुल नहीं होता, समुदाय की भौतिक संरचना ये भी नहीं होता, समुदाय के भीतर बौद्धिक संपदा ये भी नहीं होता, समुदाय के भीतर सामाजिक नेटवर्क और संबंध। सामाजिक पूंजी मतलब होता है हमने समाज में पूंजी कमाई है, इसका मतलब है हमने समाज में एक दूसरे से रिश्ते बनाए हैं। मतलब समाज के भीतर संबंध बनाना, समाज के भीतर एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाना, ये क्या आ जाएगा?
ये सामाजिक पूंजी में मतलब हो जाएगा। तो सामाजिक पूंजी से मतलब क्या हो जाएगा, समुदाय के भीतर सामाजिक नेटवर्क और संबंध। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है मैंने वहाँ से निकाले हैं जो सुपरवाइज़र पिछली अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले सालों में। हमारे मध्य प्रदेश की पिछली बार सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ से निकाले हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करते जाइएगा। अगला है, कौन सा शब्द एक समुदाय के भीतर विभिन्न संगठनों और समूहों के बीच साझेदारी और गठबंधन विकसित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कौन करता है यहाँ पे, तो गठबंधन निर्माण, केंद्रीकरण, नौकरशाही, पदानुक्रमिक संरचना, गठबंधन निर्माण कौन करता है। तो जो कोई भी एक समुदाय के भीतर विभिन्न समूहों के बीच अगर साझेदारी होती है, गठबंधन विकसित होते हैं, एक दल दूसरे दल के साथ मिलता है, तो वो क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ साझेदारी करता है, मतलब उसके साथ गठबंधन कर रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गठबंधन कर रहा है, गठबंधन का निर्माण कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, संगठन और समूह की बीच साझेदारी और गठबंधन विकसित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं गठबंधन निर्माण। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन में एक सुविधाकर्ता की भूमिका क्या होती है। एक सुविधाकर्ता क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। तो जो सुविधाकर्ता होता है सामुदायिक संगठन में, वो क्या करता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें समूह का मार्गदर्शन करता है और उनका समर्थन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या हो रहा है इसमें, क्या करता है कि जो सामुदायिक संगठन में जो एक सुविधाकर्ता की क्या भूमिका होती है, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समूह का मार्गदर्शन करता है और उसका समर्थन करता है। सो फ्रेंड्स, सामुदायिक संगठन में एक सुविधाकर्ता होता है। ये भी सामुदायिक संगठन के 3 स्तंभ होते हैं, ये याद रखिएगा। उसमें एक होता है सुविधाकर्ता। ये सुविधाकर्ता क्या करता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें समूह का मार्गदर्शन करता है। निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें क्या करता है, समूह का मार्गदर्शन करता है और उनका समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन का संभावित लाभ क्या है। सामुदायिक संगठन का सबसे मेन लाभ क्या होता है, तो ये क्या करता है, एकता और एकजुटता को बढ़ावा देता है। क्या करता है, एकता को बढ़ावा देता है, एकजुटता को बढ़ावा देता है। ये संभावित जो सामुदायिक संगठन जो है उसका संभावित लाभ है, एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना। ये मेन सामुदायिक संगठन का लाभ होता है। अगला है, सामुदायिक संगठन में जो वकालत होती है, वकालत शब्द का क्या अर्थ होता है। सामुदायिक संगठन में जनरली एक वकालत शब्द का यूज़ किया जाता है, उसका क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है जो समाज की जो चिंताएं होती हैं और जो हित होते हैं उनको बढ़ावा देना। सामुदायिक संगठन में वकालत शब्द का क्या अर्थ होता है, जो सामुदायिक चिंता होती हैं और जो सामुदायिक हित होते हैं उनको बढ़ावा देना सामुदायिक संगठन का में वकालत का मेन उद्देश्य होता है और वकालत का मेन अर्थ होता है। याद रखना, वकालत का अर्थ क्या होता है सामुदायिक संगठन में, सामुदायिक चिंता और उसके हितों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। महिला हमारा जो सुपरवाइज़र का पैकेज है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कि आपको पेमेंट केवल ऑफलाइन का करना है। पेमेंट आपको ये ऑफलाइन 7 बुकलेट का करना है। ऑफलाइन का मतलब होता है जो आपके घर पर पहुँचेंगे। ये बुकलेट क्या होंगी, आपके घर पर पहुंचेंगी ये पूरी बुकलेट। इसका जो ये 7 बुकलेट आपको पहुंचेंगी, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट होगा, 1000 वन लाइनर की बुकलेट होगी और 5 जो बुकलेट हैं वो थ्योरी की बुकलेट है, जिसमें एक पोषण और स्वास्थ्य की रहेगी। सारा पोषण टॉपिक कवर रहेगा, सारा स्वास्थ्य टॉपिक कवर रहेगा, रोग हो, पोषण की विभिन्न अवस्थाएं हो, गर्भवती महिला हो, सारा कुछ इसमें कवर रहेगा। दूसरे में योजना एवं संस्थाएं हैं, इसमें 500 प्लस योजनाएं हैं। जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश की हुई, भारत की हुई, विश्व की हुई, सारी इसमें कवर हैं। जो अगली बुकलेट है वॉल्यूम 3, इसमें सामान्य गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, ये सभी हैं। इसमें साथ में मॉडल प्रश्न भी हल किए गए हैं मैथ्स और रीजनिंग के। चौथी बुकलेट है, इसमें पूरा का पूरा बाल विकास दिया है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित हम पूरा का पूरा थ्योरी हैंड रिटन तरीके से कवर किया है। बना बनाया रेडीमेड मटेरियल आपको मिल रहा है। जो छठवीं जो बुकलेट मिल रही है वॉल्यूम 6, उसमें आपको नियम, अधिनियम, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी।
प्रबंधकीय गुण, शरीर की रचना, विकास की अवधारणा और ये 1000 वन लाइनर। इसका जो चार्ज है वो 1399 है प्लस 100 रुपीज़ इसमें एक कोरियर चार्ज है। इसके साथ हम आपको देते हैं एक व्हाट्सएप का टेलीग्राम ग्रुप, साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप। ये केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं। बहुत ही शानदार तैयारी हम ग्रुप के माध्यम से कराते हैं। ग्रुप में आप ये समझिए दिन भर ही तैयारी होती है। हम दिन भर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर के रूप में भेजते रहते हैं। एक टॉपिक डेली आपको तैयार करने के लिए दिया जाता है, उसकी पीडीएफ बनाकर आपको दी जाती है और फिर अगले दिन उस पीडीएफ का टेस्ट होता है। अभी 10 बजे के समथिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाता है रात को। अभी टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल ही रहा है। डेली 10 बजे से टेलीग्राम पर हमारे क्विज होते हैं। एक टाइमर आपको दिया जाता है 30 सेकंड का, उसमें आपको उनको 40 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इस प्रकार से टेस्ट। जैसे कि आज हमारे टॉपिक जो टेस्ट का टॉपिक है वो बाल विकास है। एक दिन पहले हमने बाल विकास के सारे जो सिद्धांत हैं उनको बहुत सरल तरीके से बना के दे दिया था। मैं आपको उसका रिव्यू बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं ये महिला सुपरवाइज़र वाले ग्रुप में आ गई हूँ अपने, और ये मैंने जो आपको बता रही हूँ कि मैंने ये जो आज टेस्ट है ये देखिए दिन भर इस प्रकार से दे दिया जाता है। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया, अभ्यास का नियम, भूल प्रयत्न, इन्होंने बिलीव, इस प्रकार के क्वेश्चन पूरे समय हम ग्रुप में भेजते। पेवलॉव कौन थे? व्यवहारवादी थे, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। मैकडूगल ने कहा कि संवेग प्रकृति का हृदय है। कुल संवेग 14 ये 6/22 पे मैंने भेजा था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सूच का सिद्धांत कहते हैं। फ्राइड ने 3 पहलू बताए। तो इस प्रकार से भेज देती हूँ। इस प्रकार से ये देखो मैंने ट्रिक भी बना के भेजी है सिद्धांत की। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ट्रिक द्वारा बिना ट्रिक से याद नहीं हो रहे हैं सिद्धांत। तो देखिए हमने ये ट्रिक भी बनाई थी कि जैसे कि साइन का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया, तो हमने लिखा है कि जो साइन है वो मेरा साइन टॉल है, मतलब मैं लंबे साइन करती हूँ तो साइन का सिद्धांत याद हो जाएगा। इस प्रकार से हम ट्रिक द्वारा, देखिए ये डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो पार्कहर्स्ट हैं। तो डाल्टन मतलब ये डाल पर पर्क लटकी है। तो इस प्रकार से हम टॉपिक तैयार करवाते हैं। आप कोई भी मीडिया, जैसे कि मीडिया में जाके देखेंगे कि हम किस प्रकार से पेजेस पहुंचा। देखिए ये जैसे कि हमने विकास के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा विकास का सिद्धांत किसने दिया, जैसे बौद्धिक विकास किसने दिया, नैतिक विकास किसने दिया, सामाजिक विकास किसने दिया। तो इस प्रकार से हम टॉपिक कवर करवाते हैं। और भी जैसे बहुत सरल भाषा में, जैसे कि ये है मेल्स बैच का वजन कितना होता है, ये प्रोटीन की मात्रा याद करवाई थी, प्रोटीन की औसतन मात्रा क्या होती है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, ये इस प्रकार से टॉपिक दे दिए जाते हैं। इसके अलावा रोज़ की रोज़ पीडीएफ दी जाती हैं जो तैयार, जैसे कि जो हमारा आज का जो टेस्ट है मैंने बताया था बाल विकास सिद्धांत का है। तो ये देखिए कुल मैंने लगभग ये बाल विकास के सिद्धांत बहुत सरल भाषा में बना के करीब 70 से 80 सिद्धांत स्टूडेंट को दिए थे जिसका आज टेस्ट है। ये देखिए 83 सिद्धांत हैं। ये पूरे 83 सिद्धांत मैंने बच्चों को आज याद करवाए हैं। पूरी लड़कियों ने आज याद किए हैं ये 83 सिद्धांत। साथ में मैंने मैथ्स के भी बच्चों को ट्रिक दी थी, जो ट्रिक करवाई है, जैसे कि टाइम और वर्क की ट्रिक है। ये देखिए इस प्रकार से ट्रिक वाला जो टॉपिक है वो मैंने ये इस प्रकार से ट्रिक लगेगी। इस प्रकार से आपका टाइम और वर्क वाला जो टॉपिक है इस प्रकार से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सभी हम ग्रुप में करवाते हैं। तो फ्रेंड ये मैंने आपको बताया कि हमारी ऑनलाइन तैयारी कैसी होती है। हम ऑनलाइन ग्रुप में हमारा टारगेट है करीब 30 से 40 हज़ार MCQ करवाना। उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत डीप आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ही बेसिक लेवल में आपको तैयारी करनी है और पिछले पेपर का ज़रूर विश्लेषण करना है। इस प्रकार से ये आपको हमारे नोट्स के साथ एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और ये सभी बुकलेट आपको मिलेंगी। इस प्रकार से ये बुकलेट आपके घर पहुंचेंगी और ये इस प्रकार की जो तैयारी है जो है वो ग्रुप में करवाई जाती है ऑनलाइन, और ये ऑफलाइन आपके घर ये पूरी 7 की 7 बुकलेट पहुंचेंगी। तो अगर आप ये नोट्स हमारे मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर ये लिखा हुआ है 6260190944। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन में समुदाय के सदस्यों को प्रभावित करने और संगठित करने के लिए किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग की। देखो अगर हमें किसी को प्रभावित करना है तो हमें शक्ति, बलपूर्वक शक्ति का ही उपयोग करना पड़ेगा। सत्ता में आने वाली शक्ति का प्रयोग हम किसी पर प्रभावित जमाने के लिए नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
बलपूर्वक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, समुदाय के सदस्यों को प्रभावित करने और संगठित करने के लिए किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो बलपूर्वक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं? बलपूर्वक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सामुदायिक संगठन जो होते हैं उनमें एनजीओ का क्या अर्थ होता है? एनजीओ मतलब होता है जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एनजीओ को, इनको हम गैर सरकारी संगठन बोलते हैं। ये सरकार की तरफ से नहीं होते, ये आपको स्वयं से बनी हुई संस्थाएं होती हैं जो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। तो एनजीओ का मतलब क्या होता है? गैर सरकारी संगठन होता है। अगला है, सामुदायिक संगठन के किस चरण में कार्य योजना और पहलों का कार्यान्वयन शामिल है? देखो, पहल करना है, अगर हमें किसी कार्य में पहल करना है तो मतलब हमको उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो सामुदायिक संगठन के किस चरण में कार्य योजना और पहलों का कार्यान्वयन है? तो हस्तक्षेप चरण। कौन से चरण में? हस्तक्षेप चरण। जो हस्तक्षेप चरण रहेगा उसमें जो कार्य योजनाएं रहेंगी और जो पहले रहेंगी उनका कार्यान्वयन शामिल रहेगा। किस चरण में रहेगा? हस्तक्षेप चरण में रहेगा। अगला है, सामुदायिक संगठन में कौन सी चुनौती अक्सर सामने आती है? जो हम सामुदायिक संगठन में किसी विशेष चुनौती का सामना हमको अक्सर करना पड़ता है, तो वो कौन सी चुनौती है जिसका हमको सामना अक्सर करना पड़ता है? कभी कभी जो समाज के जो सभी लोग हैं ना, वो आपस में मिलकर एक साथ नहीं आते हैं, तो ये मेन कारण होता है सामुदायिक संगठन में चुनौती का, मतलब ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो सामुदायिक संगठन में कौन सी चुनौती अक्सर सामने आती है? तो सामुदायिक सहभागिता का अभाव। क्या? सामुदायिक सहभागिता का अभाव जो है वो हमेशा रहता है। सभी समुदाय के लोग एक साथ नहीं आते। किसी को, जैसे कि किसी कहीं पे रोड नहीं डल रहा है, समाज में कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे कि पेड़ कटना है तो पेड़ नहीं काटना है सरकार को, समाज के लोगों को आगे आना है, तो बहुत पूरे लोगों को इकट्ठा करना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। सभी लोग एक साथ नहीं होते हैं, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो याद रखना, सामुदायिक संगठन में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होती है? सामुदायिक सहभागिता का अभाव। अगला है, सामुदायिक संगठन का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो मुद्दों को सुलझाने और सामूहिक कार्रवाई करने के लिए समुदाय के साथ काम करने पर जोर देता है? अलगाव तो बिल्कुल नहीं होगा। अलगाव, समुदाय में अलगाव अगर हो गया तो वो समुदाय काम ही नहीं कर पाएगा। यहाँ बोल रहे हैं कि मुद्दों को सुलझाने का काम कौन करता है? मुद्दों को सुलझाने और सामुदायिक कार्रवाई करने के लिए जोर देता है। तो व्यक्तिवाद भी नहीं होगा। व्यक्तिवाद में व्यक्ति केवल अपने ही बारे में सोचेगा। दमन भी नहीं होगा। दमन मतलब होता है दबाना, तो दमन भी इसका उत्तर नहीं, उसका उत्तर होगा सशक्तिकरण। सामुदायिक संगठन का जो सशक्तिकरण सिद्धांत है वो मुद्दों को सुलझाने के लिए कोशिश करता है और सामूहिक कार्यवाही करने के लिए समुदाय के साथ काम करने पर जोर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सशक्तिकरण हो जाएगा। अगला है, समुदाय से डेटा और फीडबैक इकट्ठा करने के लिए सामुदायिक संगठन में इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण क्या है? जो समुदाय से डाटा और फीडबैक इकट्ठा करता है, तो ये होता है, देखो, बहिष्करण तो होगा नहीं, इसमें नौकरशाही भी नहीं होगा और ना केंद्रीकरण होगा, क्योंकि इसमें इकट्ठा किया जा रहा है। फीडबैक से डाटा जो है वो क्या हो रहा है? इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सर्वेक्षण हो जाएगा। सर्वेक्षण फीडबैक इकट्ठा करने के लिए सामुदायिक संगठन में इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण है। क्या है? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या है? सर्वेक्षण समुदाय से डेटा और फीडबैक इकट्ठा करने के लिए सामुदायिक संगठन में इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण है। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा जो 1957 दिया है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर भी मिलते रहेंगे। साथ में आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा जो पेड ग्रुप है, जो जहाँ पे मैं तैयारी कराती हूँ, वो केवल आपको नोट्स देने पर ही मिलता है और जिसमें मैं खुद आपको जैसे ही आप पेमेंट करते हो वैसे ही आपको जोड़ देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन के लिए कौन सा दृष्टिकोण समुदाय के भीतर परिवर्तन लाने के लिए और स्वयं सेवकों और समुदाय के सदस्यों के उपयोग करने पर केंद्रित है? मतलब जो
जिसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है तो समुदाय के हर व्यक्ति को स्वयं बोलता है कि आप खुद से खुद में परिवर्तन लाओ। आप हर व्यक्ति अपने में परिवर्तन लाएगा तो हर व्यक्ति अगर ये करेगा तो पूरे समुदाय में परिवर्तन आ जाएगा। तो पेशेवर दृष्टिकोण ये नहीं करता, क्योंकि पेशेवर तो हमेशा अपने पैसे के बारे में ही सोचेगा। कट्टरपंथी दृष्टिकोण हमें कट्टरपंथी एक ही समाज एक ही धर्म की को लेकर चलेगा तो ये भी नहीं होगा। ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण भी नहीं होगा। स्वयं सेवा जो दृष्टिकोण रहेगा वो स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए कहेगा। अगला है सामुदायिक आयोजक अक्सर समुदाय के सदस्यों को समूह या संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन समूह का उद्देश्य क्या होता है? इन समूह का उद्देश्य होता है सहयोग और सामुदायिक कार्यवाही को बढ़ावा देना। जो समुदाय के जो आयोजक होते हैं, जो समुदाय में विभिन्न आयोजन करते हैं, वो क्या करते हैं, समुदाय के जो सदस्य होते हैं और जो समूह होते हैं उनको हमेशा संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? सहयोग बढ़ाना और सामुदायिक कार्यवाही को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स, ये जो सामुदायिक संगठन है और जो सामाजिक गतिशीलता है, सामुदायिक गतिशीलता है, मोबिलाइजेशन, हमारा जो सुपरवाइज़र तैयारी ग्रुप है, अगर आपने हमारे नोट्स लिए होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मतलब जो कल टेस्ट रहेगा, अगले दिन के टेस्ट का मैं एक दिन पहले रात को ही टॉपिक पहुँचा देती हूँ। तो वो सामुदायिक गतिशीलता वाला टॉपिक बहुत सरल तरीके से बना के आपको वन लाइनर फॉर्म में पहुंचाऊंगी। साथ में ये MCQ भी पहुंचाऊंगी। सारे के सारों का कल टेस्ट रहेगा और उसमें आपको आपकी कमियां पता चलेंगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने में सरल लगते हैं लेकिन ऑप्शन करने में इनमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। पेपर आपको कठिन नहीं आता है, बस आपको आंसर देना आना चाहिए कि किस तरह से आप उसके आंसर दे सकते हैं। बार बार बोल रही हूँ, प्रबंधन को पटवारी जैसा मत पढ़िएगा, प्रबंधन इतना टफ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किसी समुदाय द्वारा अपनी सामाजिक आर्थिक और सामुदायिक आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक संगठित प्रयासों को संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है सामुदायिक विकास, दूसरा है व्यक्तिगत उन्नति, तीसरा है सामाजिक बहिष्कार। तो क्या बोल रहे हैं ये, जो पूरा के पूरा जो समाज है, जो समुदाय है, वो समाज की सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को सुधारने के लिए संगठित प्रयास करता है। देखो, संगठित जब प्रयास हो रहा है तो पूरे समुदाय के लिए हो रहा है, व्यक्तिगत नहीं हो रहा है, ना सरकारी हो रहा है। जब पूरे संगठित प्रयास हो रहा है, पूरे समाज के लिए हो रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक विकास हो जाएगा। पिछली बार जब 2017 का पेपर में ये भी देखा गया कि जो समाजशास्त्र है, जैसे कि दुर्खीम वगैरह हो गए हैं, इन लोग की पुस्तक का, जो और भी समाजशास्त्री हैं, इन लोग की सावन जैसे हैं, तो इनकी पुस्तकों का और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो मोबिलाइजेशन या जिसको हम सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं, वो टॉपिक रहेगा, तो उसमें मैं वो वाले क्वेश्चन भी करवा दूंगी, क्योंकि पिछली बार उनका वैसे क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए थे। आप पता चला है आप मार्केट से बुक ला के आप सामाजिक गतिशीलता, मोबिलाइजेशन और समुदाय संगठन की परिभाषा याद करते रहे, वहाँ एग्ज़ाम में उस तरह का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। बुक का जो टॉपिक रहता है और व्यापम वाले जो क्वेश्चन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है इन वाले टॉपिक। जैसे कि कुछ बेसिक, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, तो यहाँ तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो बुक में आना है, जो आप बुक में तैयार कराते हैं, वो वहाँ पे पूछते हैं। लेकिन ये जो प्रबंधन टाइप टॉपिक हो गया ना, ये वाले टॉपिक ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि अगर वहाँ, जैसे कि आप किसी समाज में रह रहे हो या आप कहीं पे प्रबंध कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, तो ये इसमें दिया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सामुदायिक विकास आ जाएगा। सामुदायिक आयोजक अक्सर सामुदायिक आवश्यक मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं ये? अब मूल्यांकन क्यों करते हैं? निर्णय लेने में समुदाय के सदस्यों को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं। बाहर रखने में क्यों मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे? समुदाय की ताकत और ज़रूरतों को समझने के लिए ये सही हो जाएगा। बाहरी संसाधनों पर निर्भरता को प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं। समुदाय बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बाहरी संसाधन पर निर्भरता हो, तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा कि सामुदायिक आवश्यकता जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? समुदाय की ताकत और ज़रूरतों को समझने के लिए। तो मूल्यांकन करने से क्या पता पड़ता है? क्या समुदाय की ताकत है, समुदाय में किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको पता चलता है। तो इसलिए सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी सामुदायिक संगठन के लिए एक संभावित बाधा है? इनमें से क्या एक जो समुदाय के लिए एक बाधा हो सकती है, किस चीज़ की कमी? तो मजबूत सामुदायिक नेतृत्व ये बाधा नहीं होता, ये तो ताकत होती है। खुला संचार ये भी बाधा नहीं होती। संसाधनों और वित्त पोषण की कमी ये बिल्कुल सही है। प्रभावी अगर एक अच्छा समाज का संगठन बनाना है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए अगर संगठन बनाना है तो वित्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, संसाधन सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अगर इनकी ही कमी होती है तो वो उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन के लिए कौन सा दृष्टिकोण जटिल सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए साझेदारी और सहयोग बनाने पर जोर देता है? देखो यहाँ बात हो रही है साझेदारी की और सहयोग की। तो सत्तावादी तो बिल्कुल नहीं होगा, पदानुक्रमिक भी नहीं होगा। पदानुक्रमिक मतलब होता है पद के अनुसार। अलगाववादी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अलगाव हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगवादी, सहयोगात्मक जो दृष्टिकोण होता है। क्या होता है ना, जटिल सामुदायिक मुद्दों को जो हल करते हैं वो साझेदारी और सहयोग पर आधारित, सहयोग पर के अनुसार करते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। अगला है, सामुदायिक संगठन में विविध हितधारकों के साथ काम करना शामिल है। विभिन्न हितधारकों में शामिल करने में किसका महत्व है? विभिन्न जो हितधारक होते हैं उसमें शामिल करने में किसका महत्व है? दृष्टिकोणों की विविधता को सीमित करना नहीं, दृष्टिकोण जितना अच्छा रखोगे उतना ही अच्छा है। यथा स्थिति ये कभी सही नहीं होता, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनाए रखना ये नहीं होता है। समावेशिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना ये बिल्कुल हो जाएगा। यदि हितधारकों के लिए हितधारक के लिए काम करना है और हितधारकों को शामिल करना है तो उनके हितों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो समावेशिता में क्या हो, ये सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। समावेशिता में सभी का विकास शामिल आ जाएगा। तो विभिन्न हितधारकों को शामिल करने का क्या महत्व है कि समावेशिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना, मतलब हर व्यक्ति की परेशानियों को जानना और हर व्यक्ति को उसमें समावेश करना। अगला है, एक सफल सामुदायिक संगठन होता है उसका महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? उसका महत्वपूर्ण पहलू होता है समुदाय के भीतर विश्वास और संबंध बनाना। एक सबसे अच्छा सामुदायिक जो संगठन होता है, जो सफल सामुदायिक संगठन होता है, वो क्या बोलता है कि समुदाय के भीतर विश्वास बनाया जाए। किसी भी समुदाय में अगर विश्वास होगा, बेहतर संबंध होंगे तो वो सामुदायिक जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा सफल रहेगा और बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, संभावित स्तरीकरण पदानुक्रमों में एक के द्वारा एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊपर या नीचे की ओर जो गतिशीलता होती है वो क्या कहलाती है? ऊपर की ओर या नीचे की ओर गतिशीलता वो कहलाती है लंबवत गतिशीलता। या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, ऊपर नीचे दोनों तरफ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लंबवत गतिशीलता बोलते हैं। इसको उदग्र गतिशीलता भी बोलते हैं। क्षैतिज जो गतिशीलता होती है, जो क्षैतिज गतिशीलता होती है वो समान गतिशीलता होती है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप इंदौर में रह रहे हैं, आप किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, आपकी वहाँ पे सैलरी है 8,000 रुपये। अब आप अपने घर चले गए, सपोज जैसे आप आगर मालवा में रहते हैं, आप वहाँ पे चले गए, वहाँ पे भी आपकी सैलरी कितनी हो गई है? वहाँ पे आपकी सैलरी है 6,000 रुपये। अब आप आपके घर पे रह रहे हैं, आपका 2,000 रुपये किराया भी बच रहा है। आप इंदौर में रह रहे हैं तो आपका 2,000 किराया भी जा रहा था। स्थिति सेम है, बराबर कोई अंतर नहीं हो रहा है, बट गतिशीलता हुई है। आप अपने इंदौर से आप अपने घर पहुंच गए। तो इस प्रकार की जो गतिशीलता होती है वो क्षैतिज गतिशीलता होती है। ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता क्या होती है? नीचे से ऊपर की ओर जाना। अधोमुखी गतिशीलता क्या होती है? ऊपर से नीचे की ओर जाना। लंबवत गतिशीलता दोनों, या तो ऊपर से नीचे आ रहे हों या एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर जा रहे हों, तो वो गतिशीलता लंबवत गतिशीलता कहलाती है। जाति आधारित स्तरीकरण कैसा होता है? खुला नहीं होता, अर्जित नहीं होता, प्रदत्त। ये जो दिया हुआ होता है, यह हमने अर्जित नहीं करा है। जो जाति हमको मिली है हमने ये अर्जित नहीं करी, हमारी ये कोई कामयाबी नहीं है, ये हमें हमारे पूर्वज हैं उन्होंने दी हुई है। तो प्रदत्त इसमें आ जाएगा। जाति आधारित स्तरीकरण क्या है? प्रदत्त स्तरीकरण आ जाएगा। समाज के संगठन में स्तरीकरण के महत्वपूर्ण स्थान के कारण शक्ति और लाभ की जो असमानता है वो किसके लिए केंद्रीय है? जहाँ पे समाज की बात आ जाती है वहाँ पे क्या आ जाएगा? समाजशास्त्र आ जाएगा। दूसरा कोई सब्जेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि समाज के संगठन की बात कर रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।
साथ में अगर आपको 100% सुपरवाइज़र में सिलेक्शन लेना है तो आपको हमारे वीडियो के साथ आप हमारे नोट्स ले लीजिए। नोट्स में मैं जो ग्रुप में करा रही हूँ, स्पेशली ग्रुप का जो पर्पज़ होता है, हम ग्रुप में बहुत शानदार तैयारी करा रहे हैं। इस जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये तो इनकी PDF तो हम ग्रुप में देते ही देते हैं, साथ में इसके अलावा इन क्वेश्चन को याद कैसे रखा जाए, तरीका क्या रखा जाए, ये सारा भी हम उस ग्रुप में कराते हैं। तो वो ग्रुप हमारे एक ऑनलाइन तैयारी जैसे काम करता है, और ऑफलाइन आपको 7 बुकलेट बहुत शानदार हैंड रिटन मिल जाएंगी, जिससे आपकी पूरी जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जो समूह होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उनको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? क्षैतिज, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रूप में, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसने किया है? मिलर ने, कुली ने, टॉनीज ने। तो डी मिलर ने समूह को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर के रूप में डिवाइड किया है। एक ऊर्ध्वाधर समूह क्या होता है? एक ऊर्ध्वाधर में जीवन के सभी क्षेत्रों के सदस्य होते हैं। मतलब सभी क्षेत्रों के, मतलब जैसे कि कोई क्लर्क है और कोई अधिकारी है, ये अलग अलग स्तर के हो गए। और जो क्षैतिज होता है वो एक ही मतलब क्लर्क का जो समूह है, या मजदूर वर्ग का जो समूह है, वो क्षैतिज वर्ग में आ जाता है। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक डैश का व्याख्यात्मक बोध है, सामाजिक क्रिया का। ये याद रखना, वेबर ने समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक कहा है, या समाजशास्त्र की व्याख्यात्मक परिभाषा या समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक ज्ञान किसने कहा है? ये वेबर ने कहा है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो व्यापम पूछता है, तो सामुदायिक संगठन के अंतर्गत, इसलिए इसको याद कर लेना है। तो मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है, किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। आप ये भी पूछ सकते हैं कि समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक बोध किसने कहा है? तो याद रखना है, व्याख्यात्मक बोध समाजशास्त्र को किसने कहा है? वेबर ने कहा है। आज हमने ये ग्रुप में भी तैयार करवाया ये वाला क्वेश्चन। अगला है, समाजवादी समाज की क्या विशेषता है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, मानसिक न्याय, या एक से अधिक? तो समाजवादी समाज की विशेषता है सामाजिक न्याय। समाज हमेशा समाज पे ही डिपेंड करेगा ना। संदर्भ समूह क्या होते हैं? संदर्भ समूह जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, मतलब हम एक्सपेक्टेड रहता है जो हमारे दिमाग में कि ऐसा होगा, मतलब एक्सपेक्टेड रहता है कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा समूह हो सकता है, तो वो होते हैं संदर्भ समूह। उसको हम क्या बोलते हैं? आकांक्षा समूह इसको बोला जाता है। वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं, जिसमें घनिष्ठता का अभाव होता है, वो कौन से समूह कहलाते हैं? वो द्वितीयक समूह कहलाते हैं। ऐसे समूह जिसमें घनिष्ठता का अभाव होता है, कौन से कहलाते हैं? द्वितीयक समूह कहलाते हैं। ये अगला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे समाज जिसमें धन संग्रहण का आधार बल का प्रयोग है, मतलब जहाँ पे धन संग्रहण जो होता है वो केवल बल के प्रयोग द्वारा होता है, धन का संग्रहण बल के द्वारा होता है। ये कहाँ कहा गया है? किसने कहा है कि धन संग्रहण का आधार जो है वो बल का प्रयोग है? ऐसे समाज जो होते हैं वो उग्रवादी समाज कहलाते हैं। किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, ये याद रख लो, हर्बर्ट ने कहा है कि ऐसा समाज जिसमें धन संग्रहण का आधार बल प्रयोग है, उग्रवादी समाज कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये पूरी की पूरी PDF अभी ग्रुप में पहुंचा दूंगी, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। फिर बोलूँगी मैं केवल वही लेके आती हूँ जो एग्ज़ाम में आना है। मैं MPPSC की क्लासेस हो, चाहे सुपरवाइज़र की हो, पटवारी की हो, या कोई भी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनकी हो, मैं केवल वही टॉपिक स्पेशली लेके आती हूँ जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाना है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।